देश हित का और इस वक्त की बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स में भर्ती कराए गए हैं। रूटीन चेकअप के लिए लालू प्रसाद यादव को एम्स में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर, लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। मेरे सहयोगी ब्रजेश और डिटेल्स के साथ। ब्रजेश, और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, ऐसी समस्याएं पहले से ही थी और डॉक्टर ने उनको बकायदा डॉक्टरी सलाह में रहने की हिदायत दी थी और वो थे भी दिल्ली में। लेकिन हाल में जो यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए उनमें प्रचार में लाया गया उनको। साथ में अभी एक चारा घोटाले का मामला था बांका कोषागार में, उसमें उनको सशरीर पेश होने का आदेश मिला था। तो वो पेश भी हुए, लेकिन उनके वकीलों ने कहा कि उनकी हालत खराब है, इस वजह से उनको ये राहत दी गई। लेकिन अचानक से कल रात में तबीयत उनकी थोड़ी सी खराब हुई। तो जो एम्स में डॉक्टर हैं पहले से जो इलाज कर रहे हैं लगातार, वो वहाँ पे इलाज करने गए हुए हैं। और फिलहाल जो उनके जो करीबी हैं उनसे मेरी जो बातचीत हुई है, उनके मुताबिक अब डॉक्टरों पर है कि उनकी हालत क्या है, उनको एडमिट किया जाता है या फिर आगे क्या किया जाता है, वहाँ के डॉक्टर ही तय करेंगे। जस्ट फॉर क्लैरिटी ब्रिजेश, आपने कहा उनको एडमिट किया जाता है, तो क्या अभी उनका एडमिशन नहीं हुआ है? वो चेकअप के लिए गए हैं सिर्फ, या उन्हें भर्ती किया गया है? देखिए, जो हमारे जो उनके जो करीबी हैं उनका कहना यही फिलहाल से ही है कि वो रूटीन चेकअप में गए हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हुई थी, किडनी में प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने पहले ही उनको साफ साफ कहा था कि कम पानी पीने की हिदायत दी थी और वो लगातार जो उनका एक एक मूवमेंट जो था वो डॉक्टरों की सलाह से ही चल रहा था। तो फिलहाल उनको जो उनकी जो हालत खराब हुई या तबीयत खराब हुई, तो वो एम्स में गए हैं। अब एम्स में वहाँ पे डॉक्टर जो चेकअप के बाद वो भर्ती करते हैं या फिर वो दवाइयाँ देके या फिर इलाज करके उनको छोड़ देते हैं, वो वहाँ के डॉक्टर तय करेंगे। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो रूटीन चेकअप के लिए गए हैं लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स। आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चिंता और चर्चा का विषय कोरोना बन गया है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है साउथ अफ्रीका में एक हफ्ते पहले कोरोना का एक बेहद ही खतरनाक वेरिएंट जिसके बारे में पता चला है। इस वेरिएंट में इस कदर म्यूटेशन यानी बदलाव हुआ है कि जो संक्रमण फैलाने वाले वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं उनमें हैरतअंगेज तरीके का बदलाव देखा गया है। शुरुआती डेटा से तो ये पता चला कि एक दिन के अंदर ही 2 गुने की रफ्तार से ये वेरिएंट संक्रमण फैला रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में चिंता है। दुनिया भर के देश दक्षिण अफ्रीका से आवाजाही बंद कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO बैठक कर रहा है। यहां तक कि इस हलचल ने स्टॉक मार्केट तक में भूचाल ला दिया है। साउथ अफ्रीका में पाए गए इस नए वेरिएंट के 3 देशों तक पहुंच जाने की भी आशंका जताई जा रही है। इनमें साउथ अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना, इजराइल और हांगकांग में इस नए अफ्रीकन वेरिएंट के संदिग्ध मरीज मिलने की आशंका है। तो इस न्यू वेरिएंट को लेकर, इसके खतरे को लेकर भारत में किस तरह के इंतजाम है, इस रिपोर्ट में देखिए। खबर दक्षिण अफ्रीका की है। हलचल पूरी दुनिया में मची है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। स्वास्थ्य एजेंसियों ने जब यह खुलासा किया तो जोहान्सबर्ग से लेकर जिनेवा तक हलचल मच गई। जिस दक्षिण अफ्रीका में 3/4 हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन नहीं मिली है, वहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर दहशत जैसा माहौल खड़ा होता दिख रहा है। My fear currently is travel restrictions because that's a huge part of my job. कोरोना के नए वेरिएंट के खौफ में दुनिया भर के देशों में यात्रा पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। सिंगापुर ने दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों से यात्रा पर सशर्त रोक लगा दी है। फ्रांस ने भी दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। जर्मनी और इटली ने भी दक्षिण अफ्रीका से फ्लाइट्स रोक दी हैं और पुर्तगाल में बिना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के आने पर बैन है। यूरोप में तो ऐसी दहशत है कि यूरोपियन यूनियन कमीशन ने आपात बैठक करके दक्षिण अफ्रीका और उसके आसपास के देशों से आवाजाही बंद करने का फैसला करने वाला है। यूरोपियन यूनियन कमीशन की चीफ उर्सुला लेयन के मुताबिक सभी 27 सदस्य देशों से बात करके जल्द ही ट्रैवल बैन का फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका में मिला है, जिसे B.1.1.529 का नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में इसके 100 से ज्यादा संक्रमणों का पता चला है।
वायरस के इस वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेज म्यूटेशन और संक्रमण हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक नए वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में हैरत अंगेज बदलाव देखा गया है और ये एक दिन के अंदर दोगुनी रफ्तार से संक्रमण फैला सकते हैं, क्योंकि वायरस के इस नए वेरिएंट में संक्रमण फैलाने वाले जो स्पाइक प्रोटीन है वो आश्चर्यजनक रूप से बदल चुके हैं। साउथ अफ्रीका में जो नए वायरस कोविड वायरस वेरिएंट का पता चला है, ये थोड़ी चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज्यादा हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में जो कोरोना का नया वेरिएंट मिला है उसका एक खतरनाक रूप बोत्सवाना में भी पाया गया है और इस तरह दक्षिण अफ्रीका के अलावा नामीबिया, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और एस्वातिनी इन 6 देशों में कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट B11529 के फैलने का खतरा बढ़ गया है। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया वेरिएंट इजराइल और हांगकांग तक पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि इस वेरिएंट में जो म्यूटेशन यानी बदलाव देखे गए हैं वो शरीर के इम्यून रिस्पांस सिस्टम को धोखा दे सकते हैं। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से आपात बैठक भी बुलाई गई थी और इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता क्रिस्टियान लिंडमेयर ने कहा है कि वैक्सीनेशन और बचाव के तरीके ही इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। Better understand the timeline for studies that are underway and to determine if this variant should be designated as a variant of interest or a variant of concern. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी यह फैसला तो नहीं किया है कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोरोना वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न है या नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इस वायरस के चपेट में आने वाले लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन का भी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। उधर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से लेकर सैंडटन सिटी तक वैक्सीन ले रहे लोगों के अंदर यह आशंका बढ़ती जा रही है कि पता नहीं कोरोना की वैक्सीन अब काम करेगी भी या नहीं। It's really concerning, and the fact that at the moment the vaccines that are on the market, nobody knows if actually they're going to be effective against this variant or not. It's really worrying for me. इधर अलर्ट के बाद दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। उस वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। फिलहाल भारत में कोरोना का संक्रमण काबू में है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 10,549 नए केस मिले हैं, जिसमें 488 मरीजों की मौत हुई थी। भारत में अभी भी कोरोना संक्रमण के कुल केस 1,10,133 हैं। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की राय में मास्क, सैनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ से दूरी ही बचाव का एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में तेजी लाकर भी कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि भारत में हमें और आपको यानी हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के देश दक्षिण अफ्रीका से आवाजाही रोक रहे हैं, तो भारत 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का फैसला भारत में लिया गया है। वैसे दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का जो नया वेरिएंट मिला है उसके खतरे का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है, लेकिन अब तक उसके संक्रमण की दर के बारे में जो पता चला है वो डरावना है। अभी तक एक्सपर्ट्स को जो पता चला है उसके मुताबिक अगर कोरोना का बीटा वेरिएंट अपनी शुरुआत से 100 दिन के अंदर 50-55% तक संक्रमण फैलाता है, डेल्टा वेरिएंट अपनी इमर्जेंस से 100 दिन के अंदर 90 से 95% संक्रमण फैलाता है, तो ये नया B.1.1.529 वेरिएंट जो है वो 15 दिन के अंदर ही 90 से 95% तक फैल रहा है। हालांकि ये वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका के ग्वाटांग नाम के प्रांत में ही सबसे अधिक पाया गया है, लेकिन जिस हिसाब से फैलता है उससे खतरा पूरी दुनिया पर है। इसके फैलाव के खतरे का एक और आंकड़ा आप देख सकते हैं। भारत में जिस डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया था, उस डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण 2 गुना होने में 22 फरवरी से 1 नवंबर तक का वक्त लगा था, लेकिन ये B.1.1.529 वेरिएंट 1 से 15 नवंबर के बीच ही करीब 75% अधिक संक्रमण फैला चुका है। इस नए वेरिएंट के संक्रमित कुल मरीजों की संख्या 100 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों को आशंका है कि ये पूरे दक्षिण अफ्रीका में फैल चुका है। दहशत में आगे बढ़ते हैं। आज 26 नवंबर है, वो तारीख
जिसके भारत के लिए कई मायने हैं। इस लिहाज से भारत जैसे लोकतंत्र के लिए 26 नवंबर किसी पवित्र दिवस से कम नहीं है। इस तारीख का एक और दुखद पहलू आतंकवाद से जुड़ा है। जब 13 साल पहले पाकिस्तान से आए इस्लामिक जिहादियों ने मुंबई में बड़ा हमला किया था, आज भी हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना और मुंबई हमले के असली गुनहगार पाकिस्तानी सरकार की पेंशन पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें सजा दिलाने और मुंबई हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई अब तक अधूरी है। लेकिन बाहरी दुश्मनों से लड़ाई से पहले देश के अंदर एक खास विचारधारा की लड़ाई से लड़ना और जीतना जरूरी है, क्योंकि आज देश के लोकतांत्रिक चरित्र को, देश के संवैधानिक परंपराओं को और गणतांत्रिक लक्ष्यों के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इसकी मिसाल आज भी देखने को मिली। पहली चुनौती ऐसे दिखी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की परंपरा को विपक्ष ने नामंजूर कर दिया। संसद में आयोजित कार्यक्रम में निमंत्रण पत्र देने के बावजूद विपक्ष का कोई भी नेता संसद भवन नहीं पहुंचा। इससे दूसरा चैलेंज सामने आता है कि क्या लोकतंत्र से बड़ा परिवार तंत्र को मानने वालों से ये दूसरा चैलेंज आता है, इससे देश को और संविधान को खतरा बढ़ रहा है क्या। तीसरी चुनौती की तस्वीर पिछले 1 साल से पूरा भारत देख रहा है, जहां संविधान की दुहाई देकर संसद में पारित कानून के खिलाफ सड़क घेरकर प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन उसी संविधान में दिए जीवन के अधिकार की अनदेखी की जा रही है। तो हमें संविधान दिवस के मौके पर न्यू इंडिया के सामने आ रहे इन चैलेंजेस के बारे में गौर करना चाहिए। खासकर देश के नौजवानों को ये जरूर पता होना चाहिए कि राजनीति की आड़ में कैसे हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों के साथ भी खिलवाड़ होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। हाथ जोड़कर सभी से अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। संविधान दिवस का मौका था। संसद भवन में कार्यक्रम रखा गया था। राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, राज्यसभा के उपसभापति थे, संसदीय कार्य मंत्री थे। सब कोई मंच पर मौजूद था। बस विपक्ष का कोई नेता कहीं नजर नहीं आया, न मंच पर, न कार्यक्रम में और न ही हॉल में। अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी बोलने उठे तो विपक्षी नेताओं की गैर मौजूदगी को लेकर उन्हें 6 साल पुरानी बात याद आ गई, जब बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान के कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दलों ने कही थी, विरोध आज नहीं हो रहा है, उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी। बाबा साहब आम्बेडकर का नाम हो और आपके मन में ये भाव उठे, ये देश अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर जीवन भर समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे और उसी की रक्षा के लिए संविधान भी बनाया, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को शायद अंबेडकर के नाम पर एक दिन का कार्यक्रम तक मंजूर नहीं। तो कांग्रेस सहित जो 14 विपक्षी दल है, इन्होंने आज के प्रोग्राम का बायकॉट करना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी गंभीर बात है। लोकतंत्र का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है, और ये अपमान इसी तरह का करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस की अपनी दलील थी। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के बहाने वो संविधान दिवस तक का अपमान करने से नहीं चूके। बीजेपी की सरकार निरंतर संवैधानिक संस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। संवैधानिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है। आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? विपक्षी नेताओं की ओर से यहां तक दलील दी जाने लगी कि उनके लिए वहां कुर्सियां नहीं लगाई गई थी, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि विपक्षी नेताओं को बकायदा निमंत्रण पत्र तक भेजे गए थे। संविधान दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों को निमंत्रण भेजा था।
यहाँ तक कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल यानी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के लिए डायस पर बैठने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन कांग्रेस सहित 14 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। इससे आहत लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि संसदीय परंपरा और मर्यादा का सबको पालन करना चाहिए और ऐसे मौके पर सियासत न हो तो लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। लेकिन 14 विपक्षी दलों ने संविधान दिवस का ही बहिष्कार कर दिया और ये बहिष्कार सरकार की नीतियों के विरोध में किया गया, जो उल्टा सरकार पर संविधान की अनदेखी के आरोप लगाते नहीं थकते उन लोगों ने संविधान दिवस तक का सम्मान नहीं रखा। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। कहते हैं लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं, लेकिन जब राजनीतिक विद्वेष में विपक्ष अपने संवैधानिक कर्तव्यों से पीछे हटने लगे तो वो लोकतंत्र के लिए घातक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ये कहा कि विपक्षी दलों के अंदर संविधान के प्रति ऐसा अनादर इसलिए पैदा हो गया क्योंकि उन्हें लोकतंत्र से अधिक परिवार तंत्र पर भरोसा है। एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। आज संविधान दिवस है, लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों पर लगातार आप देख रहे हैं चर्चा हो रही है, तो किसान आंदोलन का जिक्र करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस संविधान में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करके किसान पिछले 1 साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हैं और सड़कों को बंद भी किया हुआ है, उसी संविधान के तहत दिए गए दायित्वों को निभाने के लिए सरकार संसद से पारित तीनों कानूनों को वापस भी ले लेती है, लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होता। किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग को लेकर डटे हैं और इतना ही नहीं, 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान संसद मार्च का भी ऐलान कर रखा है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के ट्रैक्टरों का रेला पहुंचने लगा है। सिंघू से लेकर टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर तक दिल्ली के तीनों ठिकानों पर आसपास के राज्यों से किसानों को जमा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारी है कि जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून नहीं बनाती, तब तक 29 नवंबर से रोज किसान ट्रैक्टर लेकर संसद मार्च करेंगे। एमएसपी गारंटी कानून कौन देगा? ये पुरानी डिमांड है हमारी। जो 750 किसान शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? जो मुकदमे दर्ज हुए उसकी जिम्मेदारी किसकी? तो ये बहुत से सवाल है, उसका भी जवाब चाहिए हमको। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी के अलावा 5 और मांगों की लिस्ट सरकार के सामने रखी थी, लेकिन अब मुख्य 3 मांगों को लेकर आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। इसमें एमएसपी के अलावा बिजली का मुद्दा और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग मुख्य है। गाजीपुर के अलावा दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा हो रहा है। 2 दिनों से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और दूसरे वाहनों की मदद से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। बॉर्डर्स पर रोज टेंट और शामियानों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ तक कि किसान आंदोलन में फ्री लंगर लगाने वाले तरह तरह के संगठन भी पहुंचने लगे हैं। इन्हीं में से एक पिज्जा लंगर लगाने वाले लोगों की टोली भी थी, जो सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों को पिज्जा खिलाने के लिए बकायदा चूल्हे भट्टी सब लेकर पहुंची थी। दिल्ली के बॉर्डर्स पर कुछ दिनों पहले पुलिस ने जिन बैरिकेड्स को हटाया था, वो फिर से लगा दिए गए हैं। किसानों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का ऐलान किया है। उसमें अभी 3 दिन बाकी है।
लेकिन जिस तादाद में किसानों की आमद दिल्ली में हो रही है, उससे बॉर्डर्स के रास्तों से आने जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हम लोग जो किसानों का कॉल है, वो आह्वान है, उसके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति ना उपज पाए, उसके लिए उचित पुलिस बंदोबस्त पेशेदार तरीके से बॉर्डर्स पर रखे गए हैं और ये लगाए जाएंगे। देखिए, हम हमेशा यही किसानों से ये आग्रह किए हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में वो पुलिस की मदद करें और किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति या गुट को ये अलाउ ना किया जाए कि वो कानून को अपने हाथ में लें। फिलहाल किसानों का प्लान देखते हुए पुलिस तैयारी कर रही है, लेकिन अगर किसान ट्रैक्टर लेकर संसद मार्च को नहीं भी निकले तो अगले 2-3 दिन में दिल्ली के आसपास इतने किसान जमा हो जाएंगे कि दिल्ली एनसीआर में सफर करने वालों को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। राजू राज, जी मीडिया, गाजीपुर। आज 26/11 है, वो दिन जब 2008 में देश को न भूलने वाला जख्म मिला। 60 घंटे तक आतंकियों ने मुंबई में तांडव मचाया। पाकिस्तान से आए 9 दहशतगर्द तो 60 घंटों में मार गिराए गए और 10वें आतंकी अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई। उस दर्दनाक दिन को गुजरे 13 वर्ष हो गए, लेकिन आतंक की वो काली रात आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। देविका रोटावन की गवाही ने आतंकी कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। तो आज आपको देविका की जुबानी ही उस काली रात की कहानी सुनाते हैं। कसब की गोलियां के मेरे राइट पैर में लगी। वो बॉम्ब फेंका, बॉम्ब हमारे सामने ही फेंका था। किसी को सर पे गोली लग रही है, किसी को पैर पे, किसी को पेट पे। ताज होटल जो आज चमकता दिख रहा है, ठीक 13 साल पहले आग की लपटों से पूरी तरह से झुलस रहा था। मुंबई के लिए वो दिन कुछ अलग नहीं था। नवंबर की उन रातों में मुंबई आज की तरह ही अपने सपनों के पीछे दौड़ रही थी, आने वाले खतरे से बेखबर, आने वाली मौत से अनजान। लेकिन अगले 7 घंटे सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरे देश की सांसें रोक देने वाले थे। अगले 60 घंटे हिंदुस्तान को आतंक का ऐसा जख्म मिलने जा रहा था जिसके निशान आज भी बाकी हैं। और ये निशान कितने गहरे हैं, वो देविका की मायूस आंखें बता रही हैं। वो मंजर आज भी मेरे जहन में। 26/11 की रात, आज ही 26/11 को 13 साल हो रहा है। इन 13 साल पहले मैं मेरे फैमिली के साथ, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पुणे जाने के लिए सीएसटी गए थे। गोली फायरिंग और बॉम्ब स्पॉट हुआ। हम भागने की कोशिश की तो कसब की गोली आके मेरे राइट पैर में लगी। मैं गिर गई, बेहोश हो गई। पर बेहोश होने के पहले मैंने उस आतंकवादी को देख लिया था। देविका रोटावन की उम्र तब 9 साल से कुछ ज्यादा रही थी जब उन्होंने इस खौफनाक हमले को देखा। 26 नवंबर 2008 रात 9:21 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। देविका उस दिन अपने भाई और पिता के साथ पुणे जा रही थी। तीनों प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 के बीच बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। देविका के भाई ने पिता से टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी। देविका का भाई टॉयलेट चला गया और देविका अपने पिता के साथ प्लेटफॉर्म पर ही थी कि तभी आतंक ने दस्तक दी। जब सीएसटी 12-13 प्लेटफॉर्म के सामने हम बैठे थे, जब लड़का बोला कि मैं टॉयलेट में गया, जब कसाब और अबू इस्माइल ये दोनों सामने खड़े थे, तो वो कुत्ता भौंका, जब वो फायरिंग चालू हुए, बॉम्ब फेंका, बॉम्ब हमारे सामने ही फेंका था। बम तो वो क्या बारदान दबा के वो दबा दिया, वो बुझ गया था। लेकिन फायरिंग करते हम लोग भागने की कोशिश किया ना, पीछे से गोले मेरे पैर के बीच में जाके देविका को लगी। देविका गिर गई, बेहोश हो गई। मैं उसके ऊपर गिर गया। तो कसाब घूमते और दोनों अबू इस्माइल घूमते घूमते फायरिंग करते गए कि बोले ये भी मर गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान ने हमला किया था। आतंकी कसाब मुंबई हमले में बचा इकलौता आतंकी भी था और आतंक का जिंदा सबूत भी। अंधाधुंध फायरिंग कर रहे कसाब की गोली देविका के पैरों में लगी। 26 नवंबर 2008 की उस रात को मौत करीब 90 मिनट तक सीएसटी पर तांडव मचाती रही। 58 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। तब मेरी उम्र 9 साल की थी। मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी AK-47 बंदूक है। वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को गोली मार के उसे खुशी मिल रही है।
बाद में देविका की गवाही पर कसाब का गुनाह साबित हुआ। अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई, लेकिन देविका के लिए वो पल आज भी कल की बात है। वो आज भी उस दिन को भूल नहीं पाती हैं। लेकिन उस बर्बरियत भरे हमले ने देविका का हौसला इतना बढ़ा दिया कि अब वो बड़ी होकर आतंक से दो हाथ करना चाहती हैं। जब मैं अदालत गई थी तब मुझे डर नहीं था। मैंने जब कसाब को देखी थी, मेरे सामने 3 आतंकवादी बैठे थे, उसमें से मुझे कसाब को टेस्टिफाई करना था। कसाब जब सबके साइड में बैठा था वही था आतंकवादी फर्स्ट में कसाब। मैंने उसे पहचाना। तब मेरा मन ऐसा हुआ था मैं उसे बैसाखी फेंक के मारूं, या तो मुझे कोई बंदूक दे दो तो मैं उसे अभी गोली मार दूं। तब मुझे डर नहीं लगा था, तब मुझे खुनस आई थी। और तभी से मेरा एक ही सपना है कि मैं एक पढ़ लिखी IPS ऑफिसर बनूं और पूरे टेररिज्म को खत्म करूं। मुंबई पर हुए 26/11 आतंकी हमले को 13 साल हो गए, लेकिन शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिता का दर्द आज भी वैसा ही है। 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने मुंबई में कई जगह पर हमला किया। CST, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट होटल और कामा हॉस्पिटल में आतंकी दहशत मचा रहे थे। और गहराती रात के साथ दहशत भी गहराती जा रही थी। ताज आतंकियों के कब्जे में था। ताज में हमले करने वाले आतंकी जो थे लियोपोल्ड कैफे से यहीं से ठीक 15 मिनट के बाद पहुंचे थे। यानी 9:30 बजे जिस तरीके से मुंबई में हमले की शुरुआत हुई, तकरीबन 10 बजे यहां आतंकी हमले पूरी तरह से पुरजोर तरीके से सामने आ गए। होटल ताज को आतंक मुक्त करने का जिम्मा NSG कमांडो को दिया गया। 28 नवंबर को NSG के कमांडो होटल ताज में दाखिल हुए। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इसी ऑपरेशन में 10 कमांडोज की टीम को लीड कर रहे थे। सीढ़ियों से होते हुए संदीप 6ठी मंजिल तक पहुंचे। नीचे उतरने लगे तो 3री मंजिल पर कई लोग फंसे हुए थे। मेजर संदीप ने अपने साथी सुनील यादव के साथ आतंकियों का सामना किया। आतंकियों का सामना करते हुए बाद में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन भी शहीद हो गए। पिता का सर ऊंचा कर कई लोगों की जान बचाई। सर 13 साल बीत चुके, लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन की कमी आज तक पूरी नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि वी हैव वेरी गुड सोल्जर्स विद अस। इट्स नॉट संदीप अलोन। संदीप वाज माय सन, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। आई कैन नॉट स्पीक अबाउट अदर्स। नो, वो तो हमारे सेना में इतने जांबाज लोग हैं, इनसे भी ज़्यादा होशियार होगा। लेकिन संदीप की यादें आज भी पूरी तरह से ताज़ी हैं और कई बातों को लेकर आज भी हम मानते हैं कि संदीप जैसे तेज तर्रार आज भी लोग नहीं हैं। दैट्स गुड न्यूज़ एक्चुअली। तो ये 13 साल के बाद भी अब संदीप के बारे में कुछ नए लोग आ रहे हैं, उनके एडमिरेशन से like that. So that is strange. मुझे भी ऐसा लगता है, हैरान हो जाता है तो क्यों ऐसा है। वक्त गुजर गया, हालात बदल गए। ताज एक बार फिर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस दर्दनाक दिन की यादें आज भी यहाँ मौजूद हैं। ताज होटल जो आज चमकता दिख रहा है, ठीक 13 साल पहले आग की लपटों से पूरी तरह से झुलस रहा था। सबसे पहले जो आग लगी थी वो इसके पश्चिमी गुंबद में लगी थी और यहीं से आतंकवादियों ने हमले किए थे। अजमल कसाब पकड़ा जा चुका था और 29 नवंबर तक ताज होटल में 9वां आतंकी भी मार दिया गया। बाद में कसाब को भी फांसी दे दी गई, लेकिन 166 लोगों की मौत और 300 जख्मी लोगों की अलग अलग कहानियों में आज भी वो दर्द जिंदा है। मुंबई से राजीव रंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 2008 में मुंबई में हुए हमले को 26/11 के नाम से जाना जाता है। आज इस हमले को 13 साल पूरे हो गए हैं। इस हमले ने देश को एक न भूलने वाला दर्द दिया। इसीलिए आतंकी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सेना ने पूरी तरह से कमर कस ली। आपको दिखाते हैं सेना का वो शौर्य जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं और जवानों के जोश के आगे तूफान भी टूट जाता है। रिपोर्ट देखिए। आसमान से उड़ते वायुसेना के ये लड़ाकू विमान, जिसे देखकर दुश्मन देशों के पसीने छूटने लगते हैं,
जिसकी गर्जना से दुश्मनों के इरादे टूट जाते हैं। ये भारत का जगुआर लड़ाकू विमान है जो जैसलमेर के युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखा रहा है। और जब आपके पास जंगी हथियारों को सहूलियत से लेकर उड़ने वाला जगुआर जैसा लड़ाकू विमान हो तो आपकी ताकत और बढ़ जाती है, जो 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। किसी भी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सेना और उसके हथियारों से लगाया जा सकता है और दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने के लिए यह युद्धाभ्यास किसी मौके से कम नहीं। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना इन दिनों दक्षिण शक्ति नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें थल सेना के साथ साथ वायु सेना भी शामिल है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। मौसम कैसा भी हो, बर्फबारी हो या फिर रेतीले तूफान, लेकिन ये कदम नहीं रुकते, कभी थकते नहीं, क्योंकि ये भारत मां के वीर सपूत हैं। वो वीर सपूत जो सीमा पर होने वाली हर हलचल पर नजर रखते हैं। मजाल है कि कोई परिंदा भी पर मार जाए। ये रातों को जागते हैं तो हम घरों में चैन से सोते हैं। ये जवान हमारे लिए ही हर वक्त हर पल खतरों से जूझते हैं, अपनी जान हाजिर कर देते हैं, तभी हम बेखौफ रहते हैं। अब जरा इस टैंक को देखिए। ये भारतीय सेना का T-90 टैंक है। T-90 भीष्म टैंक पलक झपकते ही दुश्मनों का कर देता है काम तमाम। इसकी गिनती दुनिया के आधुनिक टैंकों में होती है। इसके जरिए बख्तरबंद गाड़ियों को भी उड़ाया जा सकता है। ये टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तान, दलदली जमीन और पानी के अंदर भी चलाए जा सकते हैं और 5 मीटर पानी की गहराई तक ये काम कर सकते हैं। इस टैंक की यही खासियत भारतीय सेना की शक्ति में 4 चांद लगाती है। ड्रोन भविष्य की रणनीति है, भविष्य का हथियार है। इस युद्धाभ्यास में ऐसे ही एक हथियार की झलक दिखाई दी, जिसे भविष्य के सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें स्वार्म ड्रोन ने अपनी ताकत से रूबरू करवाया। क्योंकि जिस तरीके से तकनीक बदल रही है, ऐसे में आने वाला समय ड्रोन और ड्रोन हथियारों का ही होगा। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के चेतक और रुद्र और MI हेलीकॉप्टर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इस युद्धाभ्यास में 400 पैराट्रूपर्स ने एक साथ जंप किया। ऐसा पहला मौका है जब पाकिस्तान से सटी सीमा पर नई टेक्नोलॉजी से वॉर एक्सरसाइज की जा रही है। दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए सेना बदलते परिवेश में रंग क्षेत्र के नए तरीकों पर प्रयोग कर रही है, ताकि कम से कम समय में जवाबी हमला बोलकर दुश्मन को न केवल चौंकाया जा सके, बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा भी किया जा सके। इसी को ध्यान में रखकर एयर स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है, जिसमें सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी पहुंचे और जवानों का हौसला बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आतंकवाद से केवल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्क आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। हर देश में आतंकी अलग अलग तरीके से हमले कर रहे हैं या आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में आतंकियों से निपटने के लिए 2 देशों ने एक साथ आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आपको दिखाते हैं फ्रांस और भारतीय सेना के जवानों का संयुक्त युद्धाभ्यास, जो आतंकवाद विरोधी अभियान की थीम पर अपने पराक्रम और शौर्य को दिखा रही है। आतंकवाद सरहद पार की एक ऐसी चुनौती है जो तब से लेकर आज तक हर दिन हर घड़ी है। जब से देश का बंटवारा हुआ और पड़ोसी पाकिस्तान कभी जमीन हड़पने तो कभी अपने आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश करता रहा है। कभी वो अपनी इस कोशिश में सफल होते हैं तो कई बार उसके आतंकी सेना के जवानों की गोलियों का शिकार हो जाते हैं। आतंकवाद जैसी समस्या से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देश इससे जूझ रहे हैं और इसी आतंक के खात्मे के लिए दुनिया के 2 सबसे ताकतवर मुल्क एक हो गए। ये तस्वीरें हैं फ्रांस के फ्रेजस शहर की। इन तस्वीरों को देखकर लगता है जैसे यहाँ कोई युद्ध चल रहा है।
या फिर आतंकियों के साथ कोई एनकाउंटर चल रहा है। लेकिन ये भारत और फ्रांस का संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल्स इन्फेंट्री कर रही है, वहीं फ्रांस की तरफ से लाइट आर्म ब्रिगेड की मरीन इन्फेंट्री रेजिमेंट शामिल है। और इस युद्धाभ्यास की थीम आतंकवाद विरोधी अभियान है। इस युद्धाभ्यास का मकसद आपस में सैन्य सहयोग बढ़ाना है। भारत और फ्रांस हर 2 साल में 3 संयुक्त युद्धाभ्यास करते हैं, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। और आज इस युद्धाभ्यास का आखिरी दिन है, जिसमें दोनों सेनाओं के जवान अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.